हाँ देखिए, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, बच्चे के विकास के बारे में जो हम बता रहे थे, जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जो बच्चे का विकास होता है तो उसमें कभी कभी कई अवरोध आते हैं। विकास में अवरोध आता है तो विकास रुक जाता है या धीमा होता है। तो उसमें ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो बच्चे के विकास को अवरुद्ध करते हैं, बच्चे के विकास को रोकते हैं, तो उन कारकों के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, नंबर 1 पे आता है आपका वातावरण। वातावरण आता है नंबर 1 पे। देखिए, हम सब ये जानते हैं कि बच्चे को जन्म के बाद सूर्य का प्रकाश और एक शुद्ध वायु आदि तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके अभाव में पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता। यदि शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, सही प्रकाश सूर्य का नहीं मिल पाएगा, तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा, विकास सही तरह से नहीं होगा। अब इसके बाद आता है 2 नंबर पे। देखिए, 2 नंबर पे आता है बालक का पोषण। तो जब बच्चे को शुद्ध हवा मिल रही है और सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, खुले में है, उसके बाद अब उसकी खान पान की स्थिति आती है कि बच्चे का पोषण। तो पोषण में अब हम ये कहेंगे कि पोषण में एक संतुलित आहार मिलना चाहिए, जैसे प्रोटीन्स, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स आदि चीजें सभी मिश्रण उसको मिलना चाहिए थोड़े थोड़े स्तर से, तब उसका विकास अच्छी तरह से होगा। अब उसके बाद में देखिए 3 नंबर आपका आता है। 3 नंबर में है बालक का स्वास्थ्य। बच्चे के स्वास्थ्य का विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे अभी हम ये बताते हैं कि बच्चे के सर में चोट लग जाती है, किसी बच्चे के सर में चोट लग जाती है तो उसका विकास स्वतः ही रुक जाएगा और बहुत ही धीमा धीमा हो पाएगा जब वो स्वस्थ होगा। जब स्वस्थ होगा तो विकास स्टार्ट होगा, वरना स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो विकास उसका रुक जाएगा। अब देखिए 4 नंबर आपका आता है। अब हम इसमें बताते हैं 4 नंबर में आती है आपकी बुद्धि। बुद्धि का भी बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बुद्धि बच्चे की यदि प्रखर है तो उसका विकास अच्छा होता है, नई चीजों को जल्दी कैच करता है, जल्दी सीखता है। मंदबुद्धि बालक है तो नई क्रियाओं को नहीं सीख पाता है और उसका विकास इतना तेज नहीं होता है। अब बुद्धि के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक टर्मन है, टर्मन नोट कर सकते हैं। तो टर्मन ने बताया है कि जो बच्चे 13वें मास में चलते हैं, चलने की प्रक्रिया बताया उन्होंने, जो बच्चे 13वें महीने में चलने लगते हैं वो बुद्धि के प्रखर होते हैं। कैसे होते हैं? प्रखर होते हैं। और जो 14वें मास में चलते हैं वो बच्चे बुद्धि के सामान्य होते हैं। और 14 के बाद देखिए जो 22वें मास में चलते हैं, किसमें? 22वें मास में वो मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं, उनकी बुद्धि मंद होती है। और 22 के बाद जो 33वें मास में चलते हैं वो मूढ़ बालक कहलाते हैं, उनको इडियट्स कहते हैं, मूढ़ बालक। तो इसके बाद ये समझा होगा आपने, तो
बुद्धि का विकास में बहुत योगदान रहता है। अब देखिए इसके बाद आती है नंबर 5 में पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक स्थिति, देखिए पारिवारिक स्थिति, अब पारिवारिक स्थिति में क्या है? पारिवारिक स्थिति में हम ये कहेंगे कि जो, अब एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि जो घर में सबसे बड़ा बालक है, जो घर में सबसे बड़ा बालक है वो साइकिल चलाना देरी से सीखता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े बालक को साइकिल पहले घर में नहीं मिली। उससे जो छोटा बालक है वो जल्दी सीख जाता है। क्यों सीख जाता है? कि परिवार में उसको साइकिल पहले से मिल गई। ये उदाहरण के तौर पे है। और देखिए विकास, पारिवारिक स्थिति ऐसी होती है कि परिवार में सबसे बड़े बालक या सबसे छोटे बालक को ही अधिकतर प्रेम किया जाता है। तो जिस बालक को अधिक प्रेम किया जाएगा तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा और सही होगा। तो ये रहा आपका जो कारक है स्वास्थ्य को, उसको विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये रहा आपका। अब इसके बाद आता है विकास के सिद्धांत। देखिए विकास के कुछ सिद्धांत हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया मां के गर्भ से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक विकास की चलती रहती है। तो उसके कुछ अपने सिद्धांत हैं। अब ये सिद्धांत लिख सकते हैं हम, विकास के सिद्धांत। अब विकास के सिद्धांतों में है, नंबर 1 में आता है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत। देखिए ये क्या है? जन्म के बाद विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। उसमें गति चाहे उसकी कभी धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, लेकिन विकास की जो स्थिति है वो अपनी चरम सीमा तक पहुंचते पहुंचते बीच में कभी रुकती नहीं है। उसे ही निरंतरता कहा जाता है। वही निरंतर विकास का सिद्धांत है। 2 नंबर में अब हम ये देखेंगे, 2 नंबर में है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है? प्रत्येक जो जाति है वो अपनी ही जाति की विकास की ओर अग्रसर होती है, उसी के नियम को मानती है। तो ये समान प्रतिमान होता है कि अपनी ही जाति में जो विकास की प्रक्रिया चल रही है उसको ही सीखती है, उसको ही ये मानती है। नंबर 3 में अब आता है, देखिए एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत में हमारा क्या है? देखिए एकीकरण के सिद्धांत में है कि बालक पहले शरीर के एक अंग को चलाना सीखता है और उसके तुरंत बाद विकास होने पे उसके अनेक अंगों को चलाना सीख जाता है। पहले एक अंग को चलाना सीखता है और उसके बाद वो संघ के अनेक भागों को चलाना सीखता है। ये आपका एकीकरण का सिद्धांत है। उसके बाद सह संबंध का सिद्धांत, ये चौथा सिद्धांत है आपका सह संबंध का सिद्धांत। देखिए सह संबंध के सिद्धांत में क्या है?
इसमें ये होता है कि बच्चे का यदि एक विकास की तीव्रता, एक गुण के विकास की तीव्रता होती है तो वो दूसरे गुण की तीव्रता भी उसकी तेज होगी। और यदि एक की मंद बुद्धि है, मंद तीव्रता नहीं है, उसमें एक गुण में तीव्रता नहीं है, मंद बुद्धि है, तो दूसरे गुण में भी उसकी मंद बुद्धि ही होगी, उसमें तीव्रता नहीं होगी। ये रहा आपका सहसंबंध का सिद्धांत। तो ये हमने आपको समझाया आज विकास के सिद्धांत।